हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अभी आप लोग अब अच्छी तरीके से शुरू कर चुके होंगे। तो मेरा नाम है रवि और आज हम लोग करने वाले हैं अपनी ईवीएस की वो क्लास जो आपको 20 दिसंबर में देखने को मिली थी। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो 20 दिसंबर को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे ईवीएस के एनसीईआरटी से, वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो सेशन में लगातार अंतिम तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत सारे आपके एग्ज़ाम में उठाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका 2021 और 22 यानी कि दिसंबर और जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, और जो इस बार एग्ज़ाम होने वाला है 2022 और 23 में, वो भी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो हो सकता है कि कई सारे क्वेश्चंस वही उठाए जाएँ जो आपके पिछली बार एग्ज़ाम में लिए गए थे। तो सेशन में अंतिम तक जुड़े रहिएगा और देखिएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। सिर्फ एनसीईआरटी ईवीएस की बुक से ही क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, हिंदी के भी कई सारे क्वेश्चन उठाए गए थे। तो आप लोग लगातार बने रहिएगा और सेशन का आनंद लीजिएगा। एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के पास में, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करके जाइएगा, और उसके बाद में शेयर भी करिएगा सभी जितने भी आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सएप हो गया या फिर कहीं पर भी इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, जहाँ पर भी ग्रुप आपके बने हैं वहाँ पर आप इसको ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन था, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। आपको बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से ऐसी कौन सी विधि है जो ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से वायु प्रदूषण फैलता है। क्या भूमि की भराई से फैलता है? अगर आपके पास कोई ऐसा उपकरण है, मान लीजिए प्लास्टिक का सामान है, अगर आप उसको ज़मीन में डाल के दबा देंगे अंदर, तो क्या उससे वायु प्रदूषण फैलेगा? नहीं फैलेगा। उससे क्या होगा? उससे होगा भूमि प्रदूषण, यानी मिट्टी प्रदूषित होगी, ना कि वायु प्रदूषित होगी। तो ये तो हो गया गलत। दूसरा है कंपोस्ट। कंपोस्ट से क्या होता है? कोई भी चीज़ हम डालते हैं तो उसमें सड़ जाती है, गल जाती है और पाँस बन जाती है, तो ये भी नहीं होगा। कृमियों से खाद बनाना। कृमियों से खाद यानी कि जैसे कि लाल केचुआ हो गया, अगर हम उसमें अपने घर की फल सब्जियाँ जो सड़े गले होते हैं, छिलके होते हैं, उनको डालते हैं, और वो छिलके खा करके जो केचुआ अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं, जो मिट्टी निकालते हैं, क्या उससे प्रदूषण फैलता है? उससे प्रदूषण नहीं फैलता है, तो ये भी नहीं होगा। बल्कि भस्म करना, अगर किसी ठोस चीज़ प्लास्टिक की हो गई या रबड़ की हो गई, अगर हम उसको जलाते हैं तो उसके जलने से जो धुआं निकलता है वो अगर वायु में फैलेगा तो उससे क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? भस्म करना, यानी किसी चीज़ को जलाना या भस्म करने से क्या होता है? वायु का प्रदूषण फैलता है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करते रहिएगा सभी लोग अपने साथियों के पास में। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से लिया गया था। एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन लिया गया था, देहरी गांव भास्कर भाई की बाड़ी से। उनकी ज़मीन उपजाऊ बनती है जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केचुओं से। ध्यान से ज़मीन को देखा तो केचुए दिखे। कितने सारे केचुए ही केचुए थे, पूरे फार्म में शायद लाखों होंगे। भास्कर भाई ने बताया ये केचुए ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं, जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। इन केचुओं के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। फिर प्रवीण ने शहर में रहने वाले अपने चाचा के बारे में बताया। उन्होंने एक गड्ढा खोदा जिसमें केचुओं को रखा है। वे रसोई घर का सारा कचरा, सब्जी, फल के छिलके गड्ढे में डाल देते हैं। इस तरह से गड्ढे में खाद बनती है। देखिए केचुए आपको दिख रहे हैं, और इसी के अंदर वो अपने सब्जी फलों के जो छिकले होते हैं, जो अपने घर के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं सड़ने गलने वाले, इसी में डाल देते हैं, और इनको केचुआ खा करके क्या करते हैं? खाद बना देते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया था आपका ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन था, वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित है, स्थानीय लोगों में डॉट डॉट का कारण होगा। तो इसका बताइए सभी लोग, क्या आंसर होगा? एक बार आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में डॉट डॉट का कारण होगा। पुनर्वास का कारण बनेगा, स्थानांतरण का कारण बनेगा, देश प्रत्यावर्तन का कारण बनेगा, या फिर पुनः स्थापन का कारण बनेगा। अगर आपने ये पेपर दिया था तो आपको पता होगा इसका सही आंसर क्या होगा। ये जो हम पेपर करवा रहे हैं आपको, ये 20 दिसंबर को ईवीएस का जो आपका भाग था उसमें पूछे गए थे क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर था, क्या था? ऑप्शन नंबर 2, स्थानांतरण। जहाँ पर ज़्यादा जलभराव रहता है वहाँ से लोग एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 अगर आप लोगों ने किया होगा तो बिल्कुल सही रहा होगा। पाठ का नाम है कहीं जल ज़्यादा तो कहीं जल कम। तो देखते हैं, ये देखिए हम क्या समझें। बाढ़ के समय किस किस तरह की परेशानियां आती होंगी। चित्र देखो, बाढ़ के बाद बच्चे किस तरह से स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं। लिखो, बाढ़ के बाद भी ज़िंदगी को दोबारा पटरी पर लाने में क्या क्या करना
पढ़ा होगा। तो ये जो पाठ था पूरा, ये आपका था कहीं जल ज़्यादा कहीं जल कम। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सही से पता चल जाएगा इस क्वेश्चन के बारे में। जहाँ पर ज़्यादा समय तक पानी भरा रहता है वहाँ के लोग क्या हो जाते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं। देखते हैं आगे। टेपियोका का दूसरा नाम है, आपको बताना है कि टेपियोका का दूसरा नाम क्या है। मूली है, कप्पा है, अदरक है या फिर शकरकंदी है। टेपियोका का दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपका NCERT की बुक से उठाया गया था। पाठ का नाम था खाना अपना अपना। खाना अपना अपना पाठ से NCERT की बुक से लिया गया है। टेपियोका का दूसरा नाम क्या है, जो देख लेते हैं चलिए वहीं से। जिन चीज़ों को तुम ज़्यादा खाते हो उन पर टिक लगाओ। चावल हो गया, रागी हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, गेहूँ, जई, कप्पा या टेपियोका। यानी टेपियोका का दूसरा नाम क्या है? कप्पा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेपियोका का जो दूसरा नाम है वो है कप्पा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, कप्पा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? आपको बताना था ये जो हांगकांग है, यहाँ पर इन चारों में से ऐसा कौन सा भोजन है जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तो आंसर कर दीजिए अगर आपको आता है तो। नहीं आता है तो NCERT की बुक से ये उठाया गया था क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कहाँ से आया था। क्वेश्चन आया था यहाँ से, देखिए। मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। ये लड़की हांगकांग में रहती है, बोल रही है कि मुझको और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं। यानी जो लिंग हू फैन होती है, ये सांप के द्वारा बनाई गई एक डिश होती है जो हांगकांग के लोग खाना पसंद करते हैं। तो हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? तो लिंग हू फैन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका अगर आप लोगों ने किया होगा लिंग हू फैन, तो आपका बिल्कुल सही आंसर रहा होगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम में आती है? ऑप्शन देखिए और बताइए कि इन चारों में से ऐसा पक्षी की कौन सी चोंच ऐसी है जो मीट को काटने और खाने के काम में आती है। पहला ऑप्शन था तिकोने आकार की चोंच, दूसरा ऑप्शन था सीधी और पतली चोंच, तीसरा ऑप्शन है हुक जैसी चोंच और जो चौथा ऑप्शन है वह है लंबी पतली सुई जैसी चोंच। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। लगातार आप पढ़ाई करते रहिए, क्लासें अच्छी तरीके से लेते रहिए। ये क्लास जो आपकी चल रही है संजीवनी क्लास समझिए आप इसको। तांडव सीरीज के नाम से हम इसको चला रहे हैं क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में उठाए जाते हैं। तो ये सीरीज जब तक चले आपको नियमित रूप से लेनी है। रोज़ आपको एक क्लास मिलती रहेगी लगातार, जब तक आपके सारे पेपर हम नहीं करवा लेते हर शिफ्ट के विद NCERT प्रूफ के साथ में ये सीरीज आपको करवाई जा रही है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई, किताब से ही सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। अगर पेडागोजी की बात करें तो इस सीरीज़ के बाद में आपकी पेडागोजी की सीरीज़ चलाई जाएगी। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सीटेट पास करना इतना आसान है जितना आप लोग समझ रहे हैं। क्योंकि अगर इतना आसान होता तो रिजल्ट 80% से कम नहीं आता, जबकि रिजल्ट आता है 22 से 25% के बीच में। तो अब आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि आसान है या फिर कठिन है, कहने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है, पक्षियों की चोंच जैसा खाना वैसी चोंच। मांस चीरने फाड़ने के लिए जो चोंच होती है वो ये देखिए हुक जैसी होती है, चील जैसे नहीं है। ये देखिए हुक जैसी इसकी चोंच है ऐसे आगे की तरफ। ये लकड़ी में छेद करने के लिए सीधी चोंच है, फूलों का रस चूसने के लिए हल्की टेढ़ी चोंच है। तो आपने देख लिया कि अब इसका जो सही आंसर था वो हो जाएगा हुक जैसी चोंच, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है, हुक जैसी चोंच। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए जुड़े तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने साथियों के पास में शेयर कर लें। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हुक जैसी चोंच। आगे है, एक अध्यापिका कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है, तो शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा। एक अध्यापिका है जो बच्चों को ये पढ़ाना चाह रही है कि इन सारे नाश्तों में से ऐसा कौन सा नाश्ता है तो बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा ऐसा नाश्ता है जो बहुत जल्दी बन सकता है। तो बताइए, अंडे का सैंडविच, कस्टर्ड, डोसा या फिर भेलपुरी। इन चारों में से ऐसा कौन सा नाश्ता है जो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भेलपुरी। क्या हो जाएगा? भेलपुरी। भेलपुरी में क्या ज़रूरत पड़ती है आपको? चावल की बनी हुई लाई की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया, प्याज डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी और बस बन गई भेलपुरी। तो इससे जल्दी और कुछ भी नहीं बन सकता है। तो सबसे जल्दी नाश्ते में क्या बनेगा? भेलपुरी बनेगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का अगर आपने किया होगा तो आपका बिल्कुल सही रहा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन था पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन था मध्य प्रदेश यानी एमपी, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा है गुजरात, चौथा है महाराष्ट्र। अंतिम तक क्लास में बने रहना है और सेशन को जरूर शेयर करिए और लाइक जरूर करिए वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताइए एक बार। पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग हस्तशिल्प है। हम क्वेश्चन को इसीलिए 2 से 3 बार पढ़ते हैं कि आपको याद हो जाए क्वेश्चन, अगर दोबारा से कभी रिपीट हो आपके एग्जाम में तो आपको याद रहे। ये क्वेश्चन आपकी कक्षा 3 की हिंदी की बुक से उठाया गया था। देख लीजिए ईवीएस में हिंदी की बुक से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ये क्वेश्चन हिंदी की बुक है कक्षा 3 की, उससे लिया गया था। तो देखते हैं कहाँ से लिया गया था। ये लिया गया था, इस चित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करें और उन्हें बताएं कि यह चित्र उड़ीसा की पट्टचित्र शैली में बना है। ये देखिए यह चित्र उड़ीसा की पट्टचित्र शैली में बना है। ये जो चित्र बना है ये उड़ीसा की पट्टचित्र शैली में बना हुआ चित्र है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग हस्तशिल्प है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, उड़ीसा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर टिक कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आगे। ये जो चित्र है ये कहानी है एक ऐसे चूहे की जिसकी 7 पूंछ रहती है। तो जो लोग देखते हैं इसका मजाक उड़ाते हैं, तो ये मजाक उड़ाने से परेशान होकर के नाई के पास जाता है और हर बार अपनी एक पूंछ कटाता रहता है। तो इस प्रकार से कटवाते कटवाते इसकी सारी पूंछ कट जाती हैं। फिर अंत में जब इसकी एक भी पूंछ नहीं बचती है तो फिर बच्चे इसको देखते हैं या फिर लोग देखते हैं तो कहते हैं बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। अगर आपका लोग मजाक उड़ाने पे आ जाएं तो हमेशा उड़ाते रहेंगे। तो देखते हैं आगे। क्वेश्चन था महामारी दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। आप लोगों को और हमको सबको पता है कि जब हमारे देश में कोविड-19 आया था तो महामारी फैल गई थी। उस समय सभी चिकित्सक कह रहे थे कि आप लोग विटामिन सी युक्त भरपूर भोजन लीजिए। तो इन चारों में से जो ऑप्शन है इनमें से ऐसा कौन सा समूह है जिसके अंदर विटामिन सी प्रचुर यानी कि अधिक मात्रा में मिलेगी। तो आप लोगों को बताना था ऑप्शन नंबर इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। हमें पता है कि सोयाबीन जो है ये विटामिन सी नहीं होता, इसमें होती है प्रोटीन। तो सोयाबीन जहाँ भी आपको दिख जाए वहाँ पे काट दीजिए। दूध में भी विटामिन सी नहीं होती है। और तो इसमें बच कौन सा गया, इसमें बच गया खाली ऑप्शन नंबर 4 यानी ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी और नींबू बचा। यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 जो था वो बिल्कुल सही था। सी होती है वो स्ट्रॉबेरी, नींबू और ब्रोकोली में पाई जाती है। यहाँ पर आपका चित्र भी दिया गया, एनसीईआरटी बुक में दिया गया था कि कहाँ से कौन सी चीज़ पाई जाती है। तो ये विटामिन सी के जो हैं ये चीज़ें दी गई किस में होता है। देखिए अमरूद में होता है, मिर्च में विटामिन सी होती है, संतरे में होती है और टमाटर में होती है। तो हमें यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन सी जो है वो हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन आपकी कक्षा 7 की साइंस की बुक से पूछा गया था। आप लोग इसको याद रखना, कक्षा 7 की आपकी साइंस की जो बुक है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया था। आगे है किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है। क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं ये वाले हैं। झूम खेती के बारे में तो अधिकतर पूछा गया, विस्तार से पूछा गया, मिलान भी करवाया गया है। तो आप लोग इसको याद रखना, उड़ीसा, मिजोरम, बिहार या फिर उत्तराखंड। क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिया गया। ये देखिए झूम खेती। झारखंड के जंगलों के बारे में तुमने सूर्यमणि की कहानी में पढ़ा। अब तुम मिजोरम राज्य के पहाड़ों पर कैसे जंगल होते हैं, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे खेती करते हैं, उसके बारे में पढ़ो। झूम खेती का तरीका निराला है। एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। तो ये है झूम खेती का तरीका। झारखंड के जंगलों के बारे में तुमने जो है कह रहा है कि सूर्यमणि की कहानी में तो पढ़ा ही था, लेकिन अब तुम मिजोरम राज्य के पहाड़ों पर कैसे जंगल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या होगा, मिजोरम जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 2 मिजोरम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के पास में। आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं दिसंबर जनवरी में 2021 और 22 में, उस प्रीवियस ईयर में जो आपके 20 दिसंबर की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे ईवीएस के, वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं आपकी जो एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन बने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं। ऐसे कौन से इनमें से पर्व दक्षिण भारत में मनाए जाते हैं जब फसल कटती है तब। पहला ऑप्शन है पोंगल, उगादी, बिहू और लोहड़ी। दूसरा ऑप्शन है ओणम, पोंगल, बिहू और लोहड़ी। तीसरा ऑप्शन है ओणम, पोंगल, उगादी और विशु। चौथा ऑप्शन है ओणम, बिहू, उगादी और विशु।
तो बताइए इन चारों में से ऐसा कौन सा पर्व है जो दक्षिण भारत का पर्व है और फसल काटने पर मनाए जाते हैं? तो उस समूह को आपको चुनना है, पर्वों के उस समूह को चुनिए। ये क्वेश्चन आपके कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपके एनसीईआरटी की बुक से। आपको पता है कि माघ बिहू 14 से 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथम एवं द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थायी सेर छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं और सामूहिक भोज आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बच्चों को नक्शे में असम ढूंढने के लिए प्रेरित करें। हमें पता है कि असम किस साइड में है, ये पूछ रहा है दक्षिण भारत के। तो असम में बिहू मनाया जाता है और असम है पूर्वी राज्य। तो अब इसमें से जहाँ जहाँ आपको बिहू दिख जाए उसको आप काट दीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था थोड़ा आड़ा टेढ़ा, तो बिहू जो है पूर्वी राज्य में मनाया जाता है ना कि दक्षिण में। तो हमें इन 3 ऑप्शनों में बिहू दिख गया। अब ऑप्शन बच गया सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 ओणम, पोंगल, उगादी और विशु। यानी दक्षिण में फसल कटने पर ओणम, पोंगल, उगादी और विशु ये पर्व मनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही था। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था। आपको जो है एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा कि बिहू जो है वो कब मनाया जाता है और कहाँ पे मनाया जाता है। बिहू असम में मनाया जाता है। तो हमको पता है कि असम कहाँ पर है। असम जो है भारत का पूर्वी राज्य है। ये जो 4 ऑप्शन थे, जहाँ जहाँ में बिहू दिख रहा था वहाँ से बिहू काट देने के बाद में सिर्फ एक ही आंसर ऐसा बच रहा था जो बिल्कुल सही था, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है जो कि बनती है। आपको बताना है कि वर्ली जो जनजाति है वो वर्ली आर्ट के लिए सुप्रसिद्ध है जो कि बनती है घास और पत्थरों से, बांस और पत्थरों से, गाय के गोबर और मिट्टी से, मिट्टी और पत्थरों से। तो एक बार सभी लोग इसका आंसर करिए। एक बार आंसर सभी लोग करते रहिए। वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट के लिए सुप्रसिद्ध है जो कि किससे बनती है? क्या पत्थरों से बनती है, घास और पत्थरों से, बांस और पत्थरों से, गाय के गोबर और मिट्टी से, या फिर मिट्टी और पत्थरों से? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही हो जाएगा। गाय के गोबर और मिट्टी से बनती है ये आर्ट जो बनाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अब देखते हैं यह क्वेश्चन कहाँ से लिया गया था। ये क्वेश्चन लिया गया था आपकी हिंदी की बुक कक्षा 3 की जो बुक है एनसीईआरटी की, क्लास 3 की बुक हिंदी की, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। बच्चों के बताएं यह चित्र महाराष्ट्र की वर्ली शैली में है। चित्र की बारीकियों पर ध्यान दिलाते हुए बच्चों में चर्चा करें। तो आपसे ये हिंदी के आपकी बुक है कक्षा 3 की, वहाँ से क्वेश्चन भी लिया गए हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया था ये। चलते हैं आगे। आगे पाठ है भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार बना था पिछली बार। तो कभी समूह पूछा गया, कभी एक ही राज्य पूछा गया था कि निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, किस राज्य से गुजरती है, या फिर किसी समूह से गुजरती है। तो आपको याद करके जाना है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो डिटेल में इसको आप एक बार पढ़ के और याद कर लीजिए कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब हम बात करेंगे किन किन वो कौन कौन से 8 राज्य हैं जहाँ से भारत से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये जो क्वेश्चन था हिंदी की आपकी क्लास 5 की जो बुक है वहाँ से लिया गया था। पहाड़ों की चढ़ाई नामक पाठ से लिया गया है। ये देखिए यहाँ पे ये मैप दिया है। यहाँ पर आपका भारत का नक्शे में 8 राज्य वो राज्य हैं जहाँ से ये कर्क रेखा गुजरी है। ये देखिए ये लाइन जो बन के जा रही है ये कर्क रेखा गुजरी हुई है यहाँ से। तो 8 राज्य कौन है? पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, चौथा हो गया छत्तीसगढ़, पाँचवा हो गया झारखंड, छठा हो गया पश्चिम बंगाल, सातवां हो गया त्रिपुरा और 8वां हो गया मिजोरम। आप इनको एक बार अपने पास लिख कर के रख सकते हैं कहाँ कहाँ से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि कहाँ कहाँ से गुजरती है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है। अब हम देखते चलते हैं। उत्तर प्रदेश यहाँ पे दिया है तो पहला ही कट गया। दूसरा दिया है छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। तो ये छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड ये तीनों जगह से गुजर रही है क्योंकि अभी हम देख कर आ रहे हैं पीछे। उसके बाद में उत्तर प्रदेश तीसरे में यहाँ से भी नहीं गुजरेगी, उड़ीसा से भी नहीं गुजरती है। तो अब हमारे पास क्या बच गया? दूसरा ऑप्शन इसका सही हो गया, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बना था। ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन है, अजय भोपाल में है। अजय कहाँ पर है? भोपाल में है। उसे गंगटॉक और पांडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। उसे गंगटॉक पांडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। भोपाल मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पे है भोपाल, और उसको जाना है गंगटोक, और कहाँ जाना है? पांडुचेरी। तो पांडुचेरी यहाँ पर है, नीचे की साइड में तमिलनाडु में। अब देखते हैं, तो यहाँ से आप प्लस का निशान मार दीजिए, भोपाल मध्य प्रदेश में है। फिर आप देखिए यहाँ से ये दिशा जो है, ये क्या दिशा बन रही है, ये दोनों। फिर उसके बाद में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। एक दिशा जो बन रही है वो बन रही है उत्तर पूर्व की दिशा बन रही है। कौन सी बन रही है? उत्तर पूर्व की दिशा। उत्तर पूर्व की दिशा कौन सी बन रही है? गंगटोक वाली ये। और जो दूसरी दिशा बन रही है वो पांडुचेरी और जो भोपाल के बीच बन रही है वो बन रही है, वो कौन सी बन रही है? देखिए और बताइए जल्दी से, सभी लोग इसका आंसर करिए एक बार। वो बन रही है दक्षिण पूर्व की। कौन सी बन रही है? दक्षिण पूर्व की। यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और ये पांडुचेरी कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, गंगटोक यहाँ पर है ऊपर की साइड में। तो ये बन रहा है कौन सा? उत्तर पूर्व, गंगटोक और भोपाल के बीच में। और ये बन रहा है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कहाँ से बन रहा है? पांडुचेरी और भोपाल के बीच में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? तो सभी लोग इसका आंसर करके एक बार बताइए कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा प्रवासी पक्षी है जो सबसे छोटा है और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है सीख पर बतख। जो दूसरा ऑप्शन है वो है छोटी मत्स्य कुकरी। तीसरा ऑप्शन दिया गया है हंसावर। और जो चौथा ऑप्शन है वो है छोटी जलरंक यानी कि स्टिंट। तो बताइए इन चारों में से ऐसा कौन सा पक्षी है जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की बुक से लिया गया था, कक्षा 6 की किताब से लिया गया है। और ये लिया गया है ज्योग्राफी की बुक से, कक्षा 6 की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है ज्योग्राफी की, वहाँ से क्वेश्चन बना था आपका। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रवासी पक्षियों के बारे में। लिखा है कुछ पक्षी, पिंटल बतख हो गया, कर्ल्यू हो गया, ये सब दिया है यहाँ पे। प्रत्येक व सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। फिर हमारे काम की चीज़ें, सबसे छोटी लिटिल स्टंट, क्या दिया है? सबसे छोटी लिटिल स्टंट जो है, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। कितनी? 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके ये जो चिड़िया है, सबसे छोटी लिटिल स्टेंट भारत आती है। ये देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है स्टेंट, छोटी जलरंग। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो गया इसका। ये जो है उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आती है। कितनी? 15 ग्राम इसका वेट होता है और 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है ये चिड़िया। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, 14 क्वेश्चन थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और आपको शेयर करना है दबा के अपने सभी साथियों के पास में। तो एक बार इस क्लास को सभी के पास में शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने लगभग तय हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम के सारे क्वेश्चन हैं। और सीटेट का ये बहुत ही बढ़िया तरीका है कि वो रिपीटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उठाता है। तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपके एग्जाम में। तो सारी क्लासों को लीजिएगा, जितनी भी ये तांडव सीरीज में क्लासें आएंगी सभी क्लासें आपको करनी है। ये 16 दिसंबर से लेकर के 21 जनवरी तक के सभी शिफ्ट के ईवीएस की बुक जो एनसीईआरटी की है, वहाँ से जितने क्वेश्चन लिए गए हैं सब आपको करवाए जाएंगे क्लास वाइज। तो नियमित रूप से क्लास में जुड़े रहिएगा। और अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।